हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स। दिस इज मी शिप्रा तिवारी। बहुत बहुत स्वागत है। इस चैनल पे आपको प्रोवाइड कराया जाता है बिल्कुल फ्री एजुकेशन, ताकि आप अपने लाइफ में बहुत बेहतरीन कुछ कर सकें। सो लास्ट क्लास में मैंने आपको माइकोप्लाज्मा का स्ट्रक्चर पढ़ा दिया था, समझा दिया था, दिखा दिया था। उसमें आई होप कि आपको कोई परेशानी नहीं होगी। और मैंने आपको वादा किया था कि नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगी कि बेसिकली ये जो आपको दिख रहा है स्ट्रक्चर, ये वाला था ना अपना, ये वाला, ठीक है, ये एक्चुअली कल्चर में कैसा दिखता है। ठीक है, ये जो एंटायर कॉलोनी है ऐसी क्यों दिखती है। अच्छा, कभी तुमने फ्राइड एग खाए हैं? अगर तुम शाकाहारी हो तब तो मैं बात नहीं करूंगी, पर अगर तुम जो है तो एगाहारी हो, ठीक है, नॉर्मली लोग जो है तो नॉनवेज नहीं खाते पर अंडा खा लेते हैं, ठीक है। तो अगर तुम कभी फ्राइड एग खाए होगे तो फ्राइड एग जब हम लोग बनाते हैं, ठीक है, नॉट ऑमलेट, ओके, जब हम लोग फ्राइड एग बनाते हैं तो जो यॉक होता है उसका ऊपर होता है ना, और जो उसका जो क्या कहते हैं वाइट एग, वाइट जो रहता है वो बाहर रहता है ना। तो जो फ्राइड एग अपीयरेंस रहता है ना, वैसे ही देखो कल्चर में वैसी ही उसकी कॉलोनीज दिखती है। सो ये जो आपको दिख रहा है ना ट्रांसपेरेंस, आई होप कि विजिबल होगा क्योंकि ट्रांसपेरेंट कलर ही होता है मीडिया का, ठीक है। तो ये जो आपको ट्रांसपेरेंट कलर दिखाई दे रहा है ना मीडिया का, इसको अपन लोग क्या कहते हैं? इसको अपन लोग कहते हैं बच्चों, कौन सा मीडिया? मूलर हिंटन अगार। टेंशन नहीं, मीडिया का नाम आपको याद नहीं करना है, ठीक है। तो ये जो आपको ट्रांसपेरेंट सा दिख रहा है ना, इसको अपन कहते हैं मीडिया। इसके ऊपर अपन लोग जो है माइकोप्लाज्मा उगा रहे हैं। 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे रख दो। एक्चुअली क्या होता है कि माइकोप्लाज्मा जो होता है वो बहुत ही स्लो ग्रोइंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, बहुत स्लो ग्रो होता है, 2-3 दिन आराम से लग जाते हैं। जब 2-3 दिन बाद हम लोग ये प्लेट निकाल के देखेंगे तो ऐसा लगेगा ना कि फ्राइड एग अपीयरेंस इसकी कॉलोनीज होती है, राउंड राउंड, ठीक है। तो जैसे यॉक रखा रहता है ना ऊपर और चारों तरफ एग वाइट होता है, तो देखो जैसे ऐसे लग रहा है एग वाइट है और बीच में यॉक रखा हुआ है, तो ऐसा इसका अपीयरेंस आपको दिखाई देता है, ठीक है, ये कल्चर। पर यहीं पर अगर मैं माइक्रोस्कोप, अच्छा ब्लू है मतलब कौन सा स्टेनिंग है? ग्राम पॉजिटिव स्टेनिंग है, ठीक है। तो ये खैर ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव की बात अभी हम यहाँ पे नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम उसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं तो हमको ये इस तरीके का दिखाई देता है, राउंड राउंड प्लियोमॉर्फिक। अब अगर मैं बोलूं कि इसका शेप राउंड है तो मैं नहीं कह सकती, क्योंकि इसका शेप मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इट इज द स्ट्रक्चरल, ये कॉलोनीज है उसकी। सो ये जो आपको दिख रही है ना, ये कॉलोनीज है, और कॉलोनीज की जब हम उठा के उससे स्लाइड बनाते हैं तो अंदर माइक्रोस्कोपिकली हमको ऐसा दिखाई देता है, ठीक है। 40x पे हमने इसको देखा है। देयर आर सो मेनी x इन द माइक्रोस्कोप, 10x, 40x, 100x। तो जितने x आप बढ़ाते जाते हैं उतना ज्यादा वो मैग्नीफाई होते जाता है, ठीक है। 100x पे सबसे ज्यादा मैग्नीफाई होता है, ठीक है। तो ये 40x पे हम लोगों ने इसे देखा है और ये हमको ऐसा दिखाई देता है। तो आपको समझ में आया कि माइक्रोस्कोप पे जो माइक्रोप्लाज्मा होता है उसका कल्चर में अपीयरेंस कैसा है? फ्राइड एग जैसा, ठीक है। माइक्रोस्कोप के नीचे इसका अपीयरेंस कैसा है? ऐसा, ठीक है। नाउ नेचर कैसा है माइकोप्लाज्मा का? तो आपको आई होप कि वो वाली स्लाइड समझ में आ गई। तो जैसे फ्राई किया हुआ अंडा रहता है ना, वैसे ही उस कॉलोनी का स्ट्रक्चर है, और इसका कोई शेप नहीं है, इसलिए स्लाइड के अंदर जब हमने उसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखा तो कुछ राउंड दिख रही थी, कुछ ट्रायंगुलर दिख रही थी, कुछ कैसी दिख रही थी, कुछ कैसी दिख रही थी, ठीक है। चलो आज हम लोग अब बात करने वाले हैं कि नेचर क्या है माइकोप्लाज्मा का। देखिए हम लोग जब भी लैब में काम करते हैं तो जनरली हम यूज करते हैं सो मेनी फिल्टर्स लाइक बैक्टीरियोलॉजिकल फिल्टर एंड द वायरल फिल्टर टू। तो जब हम बैक्टीरियोलॉजिकल फिल्टर यूज करते हैं तो हम ये मानते हैं कि उससे बैक्टीरिया पास नहीं होगा, मतलब हम इतना साइज लगाते हैं, इतना छोटा उसका साइज लगाते हैं कि कोई भी बैक्टीरिया पास ना हो। पर इसका साइज इतना छोटा होता है कि ये बैक्टीरियोलॉजिकल फिल्टर्स को भी पास कर जाता है। आई बात समझ में? ठीक है, इनके पास कोई सेल वॉल नहीं होती, ये हम बात कर चुके हैं, ठीक है। दिस शोज दैट दे आर नॉट बैक्टीरिया। अगर इसका साइज बैक्टीरिया से भी छोटा है तो हम लोग अपने माइंड में ये बना के रखते हैं कि अर्थ में सबसे छोटा पाए जाने वाले ऑर्गेनिज्म, वायरस की बात मत करो, क्योंकि वायरस तो क्लासिफिकेशन में है ही नहीं ना, वायरस की तो कहानी ही अलग है, ठीक है। तो हम ये मानते हैं कि क्लासिफिकेशन में सबसे छोटा ऑर्गेनिज्म कौन सा है? वो है बैक्टीरिया। अब ये जो है ये साहबजादे बैक्टीरिया से भी छोटे, तो क्या तुम अब इसे बैक्टीरियल कैटेगरी के अंदर जो है कैटेगराइज कर सकते हो? नहीं, पर फिर भी बैक्टीरिया लाइक है, इसलिए हम लोग इसको मोनेरा में पढ़ रहे हैं, ठीक है। Since they can multiply in the abiotic medium having sterol, so they do not contain as virus, ठीक है। आई बात समझ में? तो
हम इसको वायरस भी नहीं कंसिडर, इस पॉइंट का मतलब समझिए, मैंने हर एक पॉइंट लिखा है ताकि नोट्स बनाने में कोई प्रॉब्लम ना जाए आपको, ठीक है। हर एक पॉइंट का मतलब एक्सप्लेनेशन आपको समझा देती हूँ, जो एक्स्ट्रा चीजें होती हैं वो आपको मैं बता देती हूँ, ताकि किसी भी प्रकार की 0.1% भी डिफिकल्टी आपको फील ना हो, ठीक है। So they can replicate into the abiotic medium. आपको पता है कि abiotic medium क्या होता है, ठीक है। abiotic medium होता है ये, ठीक है, this is the abiotic medium. abiotic medium का मतलब होता है कि उसमें कोई living thing जो है इन्वॉल्व नहीं है। आई बात समझ में। सो उस कल्चर मीडियम में सिर्फ न्यूट्रिएंट्स है। न्यूट्रिएंट्स क्या क्या है, बहुत सारी शुगर्स है, बहुत सारा प्रोटीन है, बहुत सब कुछ है, पर कुछ भी लिविंग नहीं है। तो ये एबायोटिक मीडियम में ग्रो कर सकते हैं। पर वायरस की अगर मैं बात करूं तो वायरस एबायोटिक मीडियम में ग्रो नहीं कर सकता है। आई बात आपको समझ में। एबायोटिक और बायोटिक में फर्क ये होता है कि बायोटिक इज द लिविंग थिंग बट एबायोटिक इज द नॉन लिविंग थिंग। तो अगर मैं बात करूं इंसानों की, तो वायरस की बात करूं तो वायरस कहां रेप्लिकेट करता है, तुम्हारे शरीर के अंदर, ठीक है। भयंकर एग्जाम्पल आज आप 6 महीने से देख ही रहे हैं ना। तो आपने कभी सुना कि कोविड-19 किसी टेबल को इन्फेक्ट कर रहा है, किसी चेयर को इन्फेक्ट कर रहा है? नहीं, क्योंकि कोविड-19 के लिए एक प्रॉपरली होस्ट की बॉडी चाहिए और वो बॉडी है हमारी। इवन जो है वो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म को भी इन्फेक्ट कर सकता है, पर उसके लिए सुटेबल परफेक्ट होस्ट कौन है? ह्यूमन बीइंग। तो हमेशा उसको एक बायोटिक मीडियम चाहिए, जबकि माइकोप्लाज्मा बिना होस्ट के भी ग्रो कर सकता है। तो इसे हम वायरस में भी कंसिडर नहीं कर सकते, ठीक है। कनेक्टिंग लिंक बना दें क्या मैडम? नहीं, कनेक्टिंग लिंक नहीं बना सकते क्योंकि बैक्टीरिया के इसमें बहुत सारे कैरेक्टर हैं, ठीक है। ड्यू टू द मेनी सिमिलैरिटीज विद द बैक्टीरिया, बहुत सारी, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया ना कि इसकी बैक्टीरिया के साथ बहुत सारी सिमिलैरिटी हैं। तो हम इसे बैक्टीरिया नहीं कह सकते, पर हम ये कह सकते हैं कि इट इज अ बैक्टीरिया विच डू नॉट हैव एनी कोट, ठीक है। सो इट इज अ बैक्टीरिया विथ कोट्स ऑफ, ठीक है। इनके ये वो बैक्टीरिया है जिसके पास कोई कोट नहीं होता, ओके। मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करूं मैं, इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो है हेटेरोट्रॉफिक। कैसा है? हेटेरोट्रॉफिक है इनका न्यूट्रिशन, ठीक है। हेटेरोट्रॉफिक मतलब ये दूसरों से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। दे आर सैप्रोफिटिक, पैरासिटिक। सैप्रोफिटिक मतलब ये डेड एंड डिकेइंग मैटर्स के ऊपर भी ग्रो कर सकते हैं, और पैरासिटिक है मतलब दूसरों के ऊपर से भी न्यूट्रिशन को ये ले सकते हैं, इनका उनका खून चूस सकते हैं, उनको परेशान कर सकते हैं, ठीक है। नाउ अगर किसी को माइकोप्लाज्मा का इन्फेक्शन हो गया, इवन मैं आपको बताऊं बच्चों, अगर किसी ऑर्गेनिज्म को माइकोप्लाज्मा का इन्फेक्शन हो गया, ह्यूमन बीइंग को, मैं दूसरा ऑर्गेनिज्म क्यों ले रही हूं, मैं अपने आप को लेती हूं। तो नॉर्मली हमें किसी भी प्रकार के बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो जाता है तो सो वी ऑलवेज यूज टू टेक द एंटीबायोटिक्स। तो क्योंकि ये बैक्टीरिया विद कोट्स ऑफ है, ठीक है, तो इसके लिए भी एंटीबायोटिक अपन यूज कर सकते हैं। और आपको पता है कि वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एंटीबायोटिक इज व्हाट? इट इज द पेनिसिलिन। तो पेनिसिलिन को अपने को लेना ही लेना है, ठीक है। पर अच्छा, बेसिकली हम आजकल माइकोप्लाज्मा के लिए जो पेनिसिलिन लेते हैं हम उसे कॉम्बिनेशन में लेते हैं, ठीक है। कॉम्बिनेशन में किसके साथ? स्ट्रेप्टोमाइसिन के साथ ले लेते हैं, क्योंकि पेनिसिलिन अब जो एंटीबायोटिक हो गई, इट इज वेरी ओल्ड वर्जन, ठीक है। जनरली आजकल हम लोग क्लोरामफेनिकोल इन सब का कॉम्बिनेशन लेते हैं। कोई सिंगल एंटीबायोटिक जो है आजकल हम लोग नहीं देते, क्योंकि आजकल जो है जमाना बहुत आगे चला गया है। जमाने में कोविड-19 के साथ और कोई बैक्टीरिया इन्फेक्शन भी घुसा हुआ होता है, तो जनरली हमको एक बैक्टीरिया का इन्फेक्शन नहीं होता, मे बी 2-4 बैक्टीरिया का एक साथ हो सकता है इन्फेक्शन। तो ये जो बैक्टीरिया होते हैं, ये माइकोप्लाज्मा होते हैं, जनरली ये पेनिसिलिन के लिए इतने ज्यादा इफेक्टिव नहीं होते, ठीक है। मतलब पेनिसिलिन इनको बहुत ज्यादा मार दे जरूरी नहीं है, या कभी कभी तो ऐसा होता है कि पेनिसिलिन जो है इनसेंसिटिव शो कर देते हैं। तो सबसे ज्यादा यूज होने वाली जो एंटीबायोटिक स्ट्रेप्टोमाइसिन आप लोग इसके लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। आई बात समझ में। एरिथ्रोमाइसिन, जनरली एरिथ्रोमाइसिन का यूज हम लोग बुखार में करते हैं, और निमोनिया जैसे ऑर्गेनिज्म, जैसे ये निमोनिया कॉज करता है, निमोनिया में बुखार आनी, तो एरिथ्रोमाइसिन, क्लोरामफेनिकोल, ये दोनों एंटीबायोटिक्स हम लोग दे सकते हैं। कई बार लोग इसे कॉम्बिनेशन में देते हैं। मैं तो ये कहती हूँ कि आजकल जितना भी एंटीबायोटिक है ना बच्चों, वो सब कॉम्बिनेशन में दिया जा रहा है। सो लेट मी ड्रिंक सम वाटर एंड लर्न दिस पॉइंट एंड टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ द स्लाइड, ठीक है। देखिए क्या लिखा हुआ है। सो इट इज अ मेटाबॉलिक इनहिबिटर। आपको समझ में आया कि व्हाट इज अ मेटाबॉलिक इनहिबिटर? पेनिसिलिन जो होती है जनरली वो ब्रेक डाउन करती है बहुत सारी सेल, मतलब पेनिसिलिन का डायरेक्ट इफेक्ट होता है सेल वॉल और डीएनए आरएनए पे, पर
ये मेटाबॉलिक इनहिबिटर है। मेटाबॉलिक इनहिबिटर आपको समझ में आता है क्या होता है? मेटाबॉलिक इनहिबिटर का मतलब ये है कि अगर ये एंटीबायोटिक आपके शरीर में है तो ये मेटाबॉलिज्म को स्लो कर देते हैं और बंद कर देते हैं। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? जैसे प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? जैसे कि आपका डीएनए आरएनए का सिंथेसिस होता है। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? जैसे आपके सेल वॉल की सिंथेसिस होती है। तो मेटाबॉलिज्म मतलब शरीर का काम, शरीर कैसे काम करता है और क्या काम करता है। आई बात मेरी समझ में? तो मेटाबॉलिक इनहिबिटर का मतलब ये है कि अगर तुम ये फलाना एंटीबायोटिक खाओगे, मतलब स्ट्रेप्टोमाइसिन, क्लोरामफेनिकोल और एरिथ्रोमाइसिन, तो माइकोप्लाज्मा की सेल एक्टिविटी बंद हो जाएगी। आई बात समझ में? माइकोप्लाज्मा की सेल एक्टिविटी बंद हो जाएगी। अगर सेल एक्टिविटी ही बंद हो गई तो काम कैसे करोगे? बोलो। तो आप काम नहीं कर पाओगे। आई बात समझ में? ठीक है, ओके। तो कुल मिला के नॉट इवन द माइकोप्लाज्मा, प्यारे बच्चों, कोई भी प्रकार का बैक्टीरियल इंफेक्शन है, सो वी कैन टेक द एंटीबायोटिक, बट आप ऐसे कोई एंटीबायोटिक नहीं ले सकते। पहले आपको डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा, देन डॉक्टर विल एनालाइज विद द सिम्टम कि क्या हो रहा है इनको। ठीक है, सिम्टम निमोनिया अलग अलग प्रकार की होती है, स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेफाइलोकोकस, ठीक है, डिप्लोकोकस, माइकोप्लाज्मा, देयर आर एन नंबर टाइप्स ऑफ निमोनिया। पर हर निमोनिया की दवाई एक ही है क्या? नहीं मैडम, हाँ हमारी तो एक ही, हम विक्स लगा लेते सही हो जाता है। ऐसा नहीं होता, निमोनिया विक्स से ठीक नहीं होती। निमोनिया के लिए आपको एक परफेक्ट एंटीबायोटिक लेना ही पड़ता है। ठीक है, तो जब आपको निमोनिया हुआ है तो ये जो स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेफाइलोकोकस, डिप्लोकोकस, ये सब फलाना निमोनिया मैंने आपको बताया, तो हर निमोनिया की दवाई एक ही होती है क्या? नहीं, क्योंकि हर एंटीबायोटिक का मोड ऑफ एक्शन जो होता है ना वो अलग होता है। कोई एंटीबायोटिक जो होती है, जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन होती है, डीएनए आरएनए को डीनेचर करती है, खत्म करती है। ठीक है, कुछ सेल वॉल पे अटैक करती, कुछ सेल मेम्ब्रेन पे अटैक करती, कुछ रेप्लिकेशन रोक देती हैं। तो हर एंटीबायोटिक का मोड ऑफ एक्शन अलग अलग होता है। कई बार डॉक्टर एनालाइज करने पर जो है इनकेपेबल हो जाता है, मतलब नहीं समझ में आता, क्योंकि पेशेंट भी आजकल बड़े ही विरल प्रकार के होते हैं। अब वो बोलेंगे हमको निमोनिया तो है पर पेट में बहुत दर्द होता है। अब डॉक्टर से क्या एनालाइज करे कि आपको निमोनिया और पेट में दर्द हो रहा है? क्योंकि पेट में थोड़ी दर्द होना चाहिए, आपको तो छाती में दर्द होना चाहिए। पर पेशेंट भी समझ नहीं पा रहा कि एक्चुअली उसके जीवन में चल क्या रहा है। तो डॉक्टर ने क्या किया? डॉक्टर ने उसको कॉम्बिनेशन वाली दवाई दे दी, ये नहीं तो वो नहीं, वो सही, वो नहीं तो कोई और सही। तो मैडम इससे कोई इन्फेक्ट होगा क्या? नहीं, क्योंकि इन तीनों का जो डोज है वो प्रोपोर्शन में है। हाँ, ऐसा मैं नहीं कह सकती कि आपको कभी किसी चीज का इन्फेक्शन नहीं होगा, क्योंकि जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपसे सबसे पहले वो यही सवाल पूछता है कि क्या आपको किसी चीज से एलर्जी है। और एलर्जी जो होती है वो जनरली एंटीबायोटिक से ही होती है, मतलब दवाइयों में एंटीबायोटिक से आपको एलर्जी हो सकती है। जैसे आई एम वेरी मच सेंसिटिव एंड शोइंग एलर्जी फॉर द ओफ्लॉक्सासिन। ठीक, ओफ्लॉक्सासिन इज एंटीबायोटिक जिसको खाते से ही मेरा दिमाग खराब हो जाता है। मैंने अपने जीवन में इसको सिर्फ 2 बार खाया। पर आपको पता है एंटीबायोटिक इज व्हाट? इट इज मेड अप ऑफ फंगस। एंटीबायोटिक इज द सब्सटेंस विच इज प्रोड्यूसेस बाय द फंगस। अब अगर कोई सब्सटेंस फंगस से के प्रोडक्शन से बन रहा है तो ऑब्वियसली जब उसको तुम खाओगे तो बॉडी उसको क्या समझेगी? भाई फौरन समझेगी और उसके खिलाफ क्या बनाएगी? एंटीबायोटिक एंटीबॉडीज बनाएगी। अब जैसे ही ओफ्लॉक्सासिन खाते हैं हमारे पूरे बॉडी में रैशेस होने लगते हैं, लाल लाल चकत्ते पड़ने लगते हैं और बॉडी बहुत ज्यादा सूज जाती है, स्वेल हो जाता है। एंटीबायोटिक अगर आप ऐसे एलर्जी वाली खाते रहेंगे तो बॉडी शॉक में आ जाएगी और आप मर जाएंगे। इसलिए कभी भी प्रपोर्शन डॉक्टर के थ्रू इन बैक्टीरियाज या माइकोप्लाज्मा के लिए ऐसा दिया जाता है कि बहुत ज्यादा कुछ ना हो जाए, क्योंकि ज्यादा अगर हो गया, अगर आप शॉक में चले गए तो आप सीधा मर ही जाएंगे। इसके लिए कोई इलाज भी नहीं है कि अगर आपको सोचो कि एंटीबायोटिक एलर्जी हो गई और कोई इलाज करा रहे हैं, तो कोई इलाज भी नहीं है। इसलिए हमेशा आपको पता होना चाहिए कि कौन सी एंटीबायोटिक लेनी है और कौन सी एंटीबायोटिक नहीं लेनी है। ये आपके लिए जनरल इन्फॉर्मेशन है कि कभी भी किसी भी इन्फेक्शन के दौरान आप कोई एंटीबायोटिक खाते हैं और अगर आपको थोड़ा भी अनईजी फील होता है, जैसे खुजली है, रैशेस है, इचिंग है, बर्निंग है, स्वेलिंग है, उल्टी है, दस्त है, आंखों से आंसू आ रहे हैं, फीवर चढ़ रहा है, मतलब एंटीबायोटिक एलर्जी हो रही है। डॉक्टर के पास जाइए और उसको तुरंत स्टॉप कर दीजिए। ठीक है, तो खैर लेक्चर जो है आगे बढ़ा दिया मैंने आपको। खैर जो चीज समझाई वो याद रखिएगा। तो ये एक मेटाबॉलिक इनहिबिटर होते हैं जो माइकोप्लाज्मा के मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को ही बंद कर देते हैं, ताकि आपका जो माइकोप्लाज्मा है वो ग्रो नहीं हो, रेप्लिकेट नहीं करे, और जो जब रेप्लिकेट नहीं करेगा तो वो वहीं धीरे धीरे अपना लाइफ साइकिल करके मर जाएगा, पूरा करके मर जाएगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द रिप्रोडक्शन। ठीक है, रिप्रोडक्शन कैसा होता है? अब बैक्टीरिया का रिप्रोडक्शन कैसा होता है मुझे बताना। मैडम एसेक्सुअल होता है, तो इसका भी एसेक्सुअल होगा। मैं तो ये कहती हूं ना कि सेक्सुअल तो है नहीं इसमें, ठीक है, पर फिर भी अगर मैं बात करूं कि एसेक्सुअल, तो एसेक्सुअल भी कोई बहुत ज्यादा डिफाइंड नहीं है इसका रिप्रोडक्शन। आई बात समझ में? सो माइकोप्लाज्मा रिप्रोड्यूस बाय बडिंग,
ठीक है, विच इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और द बाइनरी फिजन। अब मेरे प्यारे बच्चों, अब मैं जो है अपना सर इस बोर्ड पे दे मारूंगी अगर तुमने मुझसे ये पूछा कि मैडम बडिंग क्या होती है। बेटा तुम्हें इतने बार तुम क्लास 10वीं से पढ़ते आ रहे हो कि क्या होती है बडिंग और बाइनरी फिजन, फिर भी टेंशन नको लेना, क्योंकि क्लासिफिकेशन में अब आपको कम से कम 2500 बार और पढ़ाया जाएगा, और ऑलरेडी मैं 2-3 बार पढ़ा भी चुकी हूँ। तो बाइनरी फिजन और फिजन इसका एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। Cells of mycoplasma divide unevenly into very minute bodies called as elementary bodies or minimal reproductive unit. These are formed inside the large bodies or mature cells. ठीक है। अच्छा, आपने एक चीज देखी थी यहाँ पर, आप क्या देख रहे हैं इस स्ट्रक्चर के अंदर? आपको क्या दिखाई दे रहा है? छोटे छोटे दानेदार कुछ स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहे हैं? अरे बोलो ना, दिखाई दे रहे हैं मैडम? इसको आप क्या कहते हैं? एलिमेंट्री बॉडी। बस इतनी चीज याद रखना कि ये हमको जो दाने दाने दिख रहे हैं ना, इट इज कॉल्ड एज एलिमेंट्री बॉडी। ये पॉइंट यही कह रहा है कि इनके बड़े सेल के अंदर छोटी छोटी बॉडीज बनी होती हैं, जिसे आप कहते हैं एलिमेंट्री बॉडीज, ठीक है। रिप्रोडक्शन की एक स्लाइड मैंने आपके लिए लगा रखी है, देखिए क्या होता है। सबसे पहले हमारे पास एक छोटी सेल है। मैं कहां से शुरू करूं? जहां से शुरू करिए मैडम, सब सही, हमको अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये एक अपनी माइकोप्लाज्मा की सबसे छोटी प्राइमरी बॉडी है, या इसी को क्या मैं कह सकती हूँ? एलिमेंट्री बॉडी। हाँ मैम, इसको आप एलिमेंट्री बॉडी कह सकती हैं, कोई टेंशन नहीं, जो मन करे आपका कहती जाइए, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, दिस इज द एलिमेंट्री बॉडी और द प्राइमरी बॉडी। ग्रोथ हुआ इसमें तो इट विल कन्वर्टेड इनटू द इंटरमीडिएट सेल, और ग्रोथ हुआ तो इसमें क्या हुआ? ये और बड़ी सेल हो गई, ठीक है। उसके बाद ये सेल इधर ये बाइनरी फ्यूजन से अलग हो जाए, या क्या हो जाए? ये बाइनरी फ्यूजन से अलग हो जाए। बाइनरी फ्यूजन हुआ तो 2 नई सेल माइकोप्लाज्मा की बन जाए, या तो इसी सेल के अंदर छोटी 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 और सेल्स बन जाए, जिन्हें आप कहते हैं एलिमेंट्री बॉडीज। ये सेल जो है ये फटे और बहुत सारी एलिमेंट्री बॉडीज बाहर हो जाए और वो नए माइकोप्लाज्मा को बनाए, ठीक है। तो इनका ये जो है इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, मैं ये कह सकती हूँ। तो ये यही कह रहा है कि या तो रिप्रोडक्शन बडिंग या बाइनरी फिजन से है, या तो इनकी एक बड़ी माइकोप्लाज्मा सेल के अंदर छोटी छोटी सेल्स होती हैं, जिन्हें आप एलिमेंट्री बॉडीज कहते हैं। बाद में एलिमेंट्री बॉडीज निकलकर बाहर उन बड़ी सेल से नए माइकोप्लाज्मा का फॉर्मेशन करती हैं। ये एक स्पेशल टाइप का रिप्रोडक्शन है इनका, ठीक है, याद रखिएगा। तो रिप्रोडक्शन में अगर आपके पास ऑप्शन आए कि मोड ऑफ रिप्रोडक्शन ऑफ द माइकोप्लाज्मा, आपसे पूछा जाए बडिंग, फ्रैगमेंटेशन, बडिंग एंड बाइनरी फिजन, आपसे पूछा जाए बडिंग, बाइनरी फिजन, एलिमेंट्री बॉडीज, ठीक है। बडिंग, बाइनरी फिजन और फ्रैगमेंटेशन और रीजनरेशन, कौन सा टिक करेंगे? नंबर 3, बडिंग, बाइनरी फिजन एंड एलिमेंट्री बॉडीज। तो इस चीज को अपने दिमाग में घुसा के रखना, क्योंकि ये मे भी अब आपको कहीं ना मिले, ठीक है। चलो ओके, नाउ इनका साइज मैंने आपको बताया कि इनका साइज बहुत छोटा होता है, इवन इतना छोटा होता है कि सबसे छोटे फिल्टर विच इज द बैक्टीरियोलॉजिकल फिल्टर से भी पास हो जाते हैं। 350 to 450, 330 to 450 नैनोमीटर इनका जो है साइज होता है, ठीक है। सो ये आपको समझ में आया कि ये एलिमेंट्री बॉडी क्या होती है, ये स्ट्रक्चर आपको समझ में आया कि कोई एक लार्ज सेल जो मैच्योर माइकोप्लाज्मा का सेल है, मैंने राउंड बनाया है, मैंने जो है इसमें भी कुछ भी लेबलिंग नहीं है। एक लार्ज माइकोप्लाज्मा का सेल जो है वो 2 तरीके से डेवलप हो सकता है, इधर या तो वो बाइनरी फिजन कर ले, या तो अपने सेल के अंदर छोटी 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 एलिमेंट्री बॉडी बनाता जाए। हर एलिमेंट्री बॉडी प्राइमरी बॉडी लार्ज सेल, ठीक है, उसके बाद यही प्राइमरी बॉडी बाहर निकलकर छोटी छोटी और प्राइमरी बॉडी बनाए और नए नए माइकोप्लाज्मा में कन्वर्ट होता जाए। इट इज द रिप्रोडक्शन बाय द एलिमेंट्री बॉडी। नाउ let's talk about the something about little bit knowledge of this Monera kingdom और the mycoplasma, ठीक है। इसमें आपको Monera kingdom का नॉलेज मैं आपको बताऊंगी, जो चीज मैंने छोड़ दी हो, छूट गया हो, फिसल गया हो, ग्लाइड हो गया हो, ठीक है। देखिए, नॉर्मली साइक्लोसिस इज एब्सेंट इन द बैक्टीरिया। इसमें मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन आपको करना पड़ेगा, तो अभी आप टेंशन नहीं लीजिएगा, ठीक है। देखिए, तो साइक्लोसिस क्या होता है? जनरली साइक्लोसिस इज अ मैकेनिज्म ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन, इट इज द मैकेनिज्म ऑफ द वाटर मूवमेंट, ठीक है। साइक्लोसिस अगर मैं बात करूं तो मैं एक छोटा सा डायग्राम आपके लिए ड्रॉ करती हूं, ठीक है। सपोज दैट कि ये एक अमीबा की सेल है, बाहर इतना सारा पानी है, ये पानी इस अमीबा की सेल के अंदर आ जाता है।
अब ये जो मैं अलग कलर से बना दूं क्या इसको, ठीक है, हाँ बना दीजिए मैडम। तो ये सपोज दैट कि ये वाटर मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये वाटर मॉलिक्यूल जो है ये भरे हुए हैं, ठीक है, ये डन, वाटर मॉलिक्यूल इतने सारे भरे हुए हैं, ओके। अब ये वाटर मॉलिक्यूल जो है ये जो रैंडम मूवमेंट करेंगे इधर से उधर, ठीक है, ये रैंडम मूवमेंट करें, ये इधर से 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 करें, सो द रैंडम मूवमेंट ऑफ द वाटर इनसाइड द प्रोटोजोअल सेल इज कॉल्ड एज साइक्लोसिस। तो इस प्रकार का रैंडम मूवमेंट बैक्टीरिया में कभी नहीं होता। बैक्टीरिया में एक सिस्टमैटिक मूवमेंट होता है बच्चों, ये चीज हमेशा याद रखना। भले ही प्रोटोजोआ जो है या प्रोटिस्टा जो है वो वेल डेवलप्ड होते हैं, किससे, आपके क्या कहते हैं, इनसे बैक्टीरिया से, पर फिर भी बैक्टीरिया में अपने सेल के अंदर एक वेल डेवलप्ड मूवमेंट ऑफ द वाटर होता है। इस चीज को हमेशा अपने दिमाग में रखना, ठीक है। तो अन्य ऑर्गेनाइज्ड मूवमेंट या कहें इतर तितर मूवमेंट ऑफ द वाटर इनसाइड द सेल इज कॉल्ड एज साइक्लोसिस, ठीक है, डन। Flagella consist of flagellin protein, ठीक है। If the mycoplasma, any type of mycoplasma species or any type, mycoplasma में वैसे नहीं होता है flagella, because we are talking about the knowledge cloud of the kingdom Monera, so maybe some of the bacteria contain the flagella, even like Campylobacter, Vibrio, some of the genus and species have the flagella, but the main point is who makes the flagella, ठीक है। फ्लैजिला इज द सेल पार्ट, फ्लैजिला इज द बॉडी पार्ट, एंड एवरी बॉडी पार्ट इज ईदर मेड अप ऑफ ईदर क्या, इट इज मेड अप ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। सो फ्लैजिला इज मेड अप ऑफ स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन कॉल्ड एज फ्लैजिलीन प्रोटीन। विच टाइप ऑफ प्रोटीन बच्चा लोग, इट इज अ फ्लैजिलीन प्रोटीन मैम, ठीक है। सो ये बना होता है फ्लैजिलीन प्रोटीन। सो ओके, फ्लैजिलीन प्रोटीन समझ में आया। नाउ Pseudomonas putida, it is a superbug, ठीक है, Pseudomonas putida, ठीक है। Pseudomonas putida आपको पता है, it is the putrefying bacteria, ठीक है। Pseudomonas putida, it is a superbug, ठीक है। What is a superbug? मैंने आपको Pseudomonas putida के बारे में तभी भी पढ़ाया था, ठीक है। सुपरबग इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो होता है, ये जब हम ऑयल रिफाइनरी से जितना भी वेस्ट ऑयल बचा रहता है उसको घुसेड़ देते हैं सी में, तो सी पल्यूट हो जाता है। पर इस बैक्टीरिया को अगर आप डालेंगे तो क्या होगा, वो डिग्रेड कर देगा और जो ऑयल जो कि डेंस बना रहा है पानी को, खराब कर रहा है पानी को, वो सही हो जाएगा। तो इट इज कॉल्ड एज सुपरबग, ठीक है। आई बात समझ में। नेक्स्ट इज मिथेनोजेंस, ठीक है। मिथेनोजेंस आर द ऑब्लिगेट एनारोब्स। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि मिथेनोजेंस के एग्जांपल मैंने आपको बताए थे, मिथेनोकॉकस वगैरह। सो मिथेनोजेंस जो होते हैं दे आर ऑब्लिगेट एनारोब्स। क्या होते हैं ये ऑब्लिगेट एनारोब्स? इसका मतलब ये है कि ये इनको ऑक्सीजन नहीं चाहिए है। आई बात समझ में? ये हमेशा मीथेन का फॉर्मेशन एनारोबिक एनवायरनमेंट में ही करेंगे। ये सारी कहानी ना मैं पहले ही पढ़ा चुकी हूं, तो अगर किसी को ये नया लग रहा है और सुहाना लग रहा है तो बात अलग है। पहले के लेक्चर में सारा अपन डिस्कस कर चुके हैं। मिथेनोजेंस जो होते हैं ये हमेशा दे आर ऑब्लिगेट। ऑब्लिगेट में पढ़ा है ना फैकल्टेटिव और एनारोबिक। फैकल्टेटिव और ऑब्लिगेट में डिफरेंस क्या होता है? फैकल्टेटिव चाहिए ये नहीं तो कोई और सही, कोई और नहीं तो कोई और सही। ऑब्लिगेट में मांगता तो मांगता, ठीक है। तो ये ऑब्लिगेट एनारोबिक मतलब एनारोबिक एनवायरनमेंट में ही ग्रो करेंगे, ठीक है। थर्मोएसिडोफाइल्स दे आर फैकल्टेटिवली एनारोबिक, ठीक है। फैकल्टेटिव एनारोबिक का मतलब नॉर्मली तो ये एनारोबिक ही है, पर थोड़ा बहुत एयर आ जाएगा तो कोई टेंशन नहीं, जीवित रहेंगे, ठीक है। द सेल वॉल ऑफ आर्कीबैक्टीरिया कंसिस्ट ऑफ N-एसिटोलोमाइन माइनोयूरोनिक एसिड, ठीक है। तो नैट होता है जो कि नॉर्मल बैक्टीरिया में नहीं होता है। इनके पास नैट होने की वजह से, N-एसिटाइलोमाइन यूरोनिक एसिड होने की वजह से इनके पास सस्टेनेबिलिटी पावर इन द एडवर्स एनवायरनमेंट बहुत ज्यादा है, समझे। तो तुम्हें अगर बहुत गर्मी लग रही है तो क्या करते हो तुम बताओ मुझे? एसी चला लेते हो। पर बहुत ठंडी लगती है तो क्या करते हो? कपड़ा पहन लेते हो, बहुत सारे स्वेटर पहन लेते हो। इनके पास इनके बॉडी में ही बिल्ड कंबल और ये सब है, तो इनके पास नैट होने की वजह से इनको आप जो है आसानी से मार नहीं सकते। तो इनके पास आर्कीबैक्टीरिया में नैग और नैम तो बकाया वो तो ठीक ही है जो है, इनके पास एक्स्ट्रा नैट है, ठीक है। और नैग और नैम में नहीं होता, ठीक है। एक्सोजीनोट क्या होता है? ये द ट्रांसफर ऑफ डीएनए ऑफ HFR इज कॉल्ड एज एक्सोजीनोट
and homologous part of the F genophore is called as endogenote. ठीक है, मेरी बात ध्यान से समझना है, ये मैंने आपको हाई फर्टिलाइजिंग जीन में भी आपको मैंने बताया था कि व्हाट इज द HFR, व्हाट इज द हाई फ्रीक्वेंसी फर्टिलाइजिंग जीन, क्या होता है ये बताइए मुझे। अरे सोचिए क्या बताया था, प्लाज्मिड जो फर्टिलाइजिंग जो जीन होता है, जब प्लाज्मिड डीएनए क्रोमोसोम डीएनए के साथ फ्यूज हो जाता है तो ऐसे बैक्टीरियाज को हम HFR बैक्टीरिया कहते हैं। तो जब हम HFR डीएनए ट्रांसफर कर रहे हैं, द डीएनए विच हैज द क्रोमोसोम प्लस प्लाज्मिड डीएनए बोथ, ये मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिया था। तो जब आप डीएनए को, ठीक है, क्या करते हैं, जब आप डीएनए को, जो कि HFR डीएनए है, कैसा डीएनए है, HFR डीएनए मतलब हाई फ्रीक्वेंसी फर्टिलाइजिंग करने वाला डीएनए है इसके पास, तो जब आप उसको ट्रांसफर कर रहे हैं तो इसे आप कहते हैं एक्सोजीनोट। ठीक है, और जिसको आप ट्रांसफर कर रहे हैं या होमोलोगस पार्ट ऑफ द F जीनोफोर इज कॉल्ड एज एंडोजीनोट। ठीक है, तो जब आप ट्रांसफर कर रहे हैं हाई फ्रीक्वेंसी वाले को तो इट इज द एक्सोजीनोट, और नॉर्मल फ्रीक्वेंसी वाले को तो इट इज द एंडोजीनोट। ठीक है, माइकोप्लाज्मा इज द फैकल्टेटिव एनारोब। ठीक है, फैकल्टेटिव एनारोब का मतलब यह है कि ऑक्सीजन है तो भी ठीक है, फैकल्टेटिव एनारोब का मतलब है तो ये एनारोबिक, पर नॉर्मली अगर ऑक्सीजन मिलेगी तो भी कोई टेंशन नहीं है। हेट्रोसिस्ट इन द BGA, बताओ मुझे क्या सिखाया था मैंने लास्ट, कल आपको मैंने क्या पढ़ाया था, याद होगा आप लोगों को मेरे ख्याल से। हेट्रोसिस्ट नॉस्टॉक में, साइनोबैक्टीरिया में पाए जाने वाले वो एरिया, वो सेल्स हैं जिनके ऊपर एक स्पेशल टाइप का कवर रहता है। ये स्पेशल टाइप का कवर अपने अंदर ऑक्सीजन को आने नहीं देता, इसलिए वहां का एनवायरनमेंट स्ट्रिक्टली एनारोबिक होता है। और यहां पर कौन सी प्रोसेस होती है, अरे बोलो ना, नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है, सो फैकल्टेटिव एनारोब, ठीक है, अगर वॉल तोड़ देंगे तो ऑक्सीजन आने लगेगी तो भी मरेंगे नहीं है। ठीक है, तो फैकल्टेटिव एनारोब नॉर्मली एनारोब हैं, पर वैसे एरोबिक भी हो सकते हैं। ठीक है, आई बात समझ में। सो दिस इज ऑल अबाउट द नॉलेज क्लाउड एंड द किंगडम मोनेरा, and the example is mycoplasma. So this is all about the kingdom Monera. We completed the kingdom Monera. I hope you learned and enjoyed the kingdom. See you in the next class with a new adventure and the new kingdom. Thank you so much.